हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 3 मई और 4 मई के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल यानी कि 3 मई 2020 को किन्हीं कारणों से करंट अफेयर के प्रश्न अपलोड नहीं किए जा सके थे, तो 3 मई के करंट अफेयर के प्रश्नों को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 34 है। तो फिर आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, तीनों सेनाओं की पहल पर हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कोरोना वॉरियर्स को भारतीयों की ओर से धन्यवाद देने के लिए इन पर पुष्पों की वर्षा की। इनमें से कौन सा हेलीकॉप्टर वायुसेना के इस अभियान का हिस्सा बना? देखिए, वायुसेना के इस अभियान का हिस्सा इनमें जो ऑप्शन में है उसमें से तो C-130J था, यानी कि ऑप्शन ए C-130J था। और लेकिन इसमें कई सारे एयरक्राफ्ट ने इस अभियान में हिस्सा लिया था। टोटल 35 एयरक्राफ्ट ने इस अभियान में हिस्सा लिया था, जिसमें से 10 फाइटर थे, 4 ट्रांसपोर्ट थे और 20 हेलीकॉप्टर थे। इनमें से सारे एयरक्राफ्ट का तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रमुख एयरक्राफ्ट इसके हिस्से बने थे उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें से एक C-130J है। ये क्यों प्रमुख है अभी डिस्क्रिप्शन में आपको ये पता चल जाएगा। तो C-130J इस अभियान का हिस्सा रहा था। C-130J श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे अधिक दूरी इसी ने तय की थी। और सुखोई 30 MKI यानी कि सुखोई 30 MKI ने डिब्रूगढ़ असम से लेकर अहमदाबाद गुजरात तक, डिब्रूगढ़ असम आपका ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया और गुजरात आपका पूरा पूरा वेस्ट का पार्ट हो गया। तो मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट गया सुखोई 30 MKI और श्रीनगर यानी कि नॉर्थ और कन्याकुमारी तमिलनाडु का पार्ट यानी कि साउथ, नॉर्थ टू साउथ गया C-130J। तो सबसे अधिक दूरी C-130J ने तय की थी। सुखोई 30 MKI, MiG-29 और C-130J ने राजपथ पर फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन भी किया। सामान्यतः फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के दौरान ही किया जाता है, परंतु यह विशेष मौका जब हम अपने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे थे, तो इसका फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन राजपथ पर किया गया। जिन कोरोना वायरस के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को जाहिर कर रहे थे वो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स थे, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर, पुलिस, बैंक एम्प्लॉई, ये सारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना से हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। सभी के प्रति देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता को जताने का फैसला तथा इनके हौसले को बुलंद करने के फैसले तथा इनके हौसले को बुलंद करने के लिए सेना ने इनके ऊपर फूल बरसाया था। इसके साथ ही हमारी नेवी ने भी कोरोना वॉरियर्स को अपने अलग अंदाज में सल्यूट किया। नेवी के जवानों ने भारत की एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर कोरोना योद्धाओं को सलाम कहते हुए मानव श्रृंखला बना कृतज्ञता जाहिर कर उनकी प्रशंसा की थी। तो नेवी ने INS विक्रमादित्य पे मानव श्रृंखला बना के अपनी कृतज्ञता को जाहिर किया और उनके हौसले को बुलंद किया, तथा वायुसेना ने आसमान से उनके ऊपर फूल बरसा के अपनी कृतज्ञता को जाहिर किया तथा उनके हौसले को बुलंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सरकारी अस्पताल जिसने कोविड-19 रोगियों की सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी उपचार शुरू किया। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल जो है ये है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग सबसे पहले केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया था, लेकिन ये एक निजी संस्थान है जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया प्लाज्मा थेरेपी का, तो आंसर होगा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है भारत में पहला सरकारी अस्पताल जिसने प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? जो कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है इसमें हम लोग सुन रहे होंगे कि
लोग कह रहे हैं कि अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो आदमी, देखिए इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, यानी कि मृत्यु दर कोविड-19 की बहुत ही कम है, क्योंकि अगर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस उतना इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। इम्यूनिटी क्या होती है? शरीर की स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता जो बीमारियों से लड़ती है। तो इस दौरान बीमारियों से लड़ने के दौरान हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो इन एंटीजेंस को, यानी कि कोविड-19 के वायरस को मारने का काम करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनती है ये प्लाज्मा में मौजूद होती है। तो इसमें जिस पेशेंट की अपनी खुद की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है उससे डॉक्टर क्या करते हैं, प्लाज्मा निकाल लेते हैं और उस प्लाज्मा से एंटीबॉडी को निकालकर जो इन्फेक्टेड पेशेंट है कोविड-19 का और उसकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत नहीं है, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि बना बनाया एंटीबॉडी उसके अंदर जाता है और ये कोविड-19 के वायरस को मार के उस पेशेंट को भी ठीक करने में मदद कर रहा है जिसकी इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी से उपचार शुरू किया वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जबकि अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल ने सबसे पहले शुरू किया या किस राज्य ने शुरू किया, तो केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्लाज्मा थेरेपी से सबसे पहले उपचार शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर MLB भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्ब्रे आंगनवाड़ी नाम से अनूठी पहल शुरू की है। उम्ब्रे आंगनवाड़ी नाम से अनूठी पहल शुरू की है गुजरात ने। गुजरात में ही अमूल, जो कि दूध बनाने की भारत की एक अग्रणी कंपनी है, उसके साथ एक समझौता किया। अमूल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इस लॉकडाउन के दौरान पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है, जिसे ही उम्रे आंगनवाड़ी कार्यक्रम नाम दिया गया। तो उम्रे आंगनवाड़ी कार्यक्रम गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें अमूल गुजरात सरकार की मदद कर रहा है। अमूल और गुजरात सरकार के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिलके बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करके उनको उन तक पहुंचा रहे हैं उम्रे आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के समूह का क्या नाम है जिसने हाल में ही एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर पहल की शुरुआत की है। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर पहल की शुरुआत करने वाले देश के समूह का नाम G20 है। इसी G20 समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स की शुरुआत की है। इस पहल में सऊदी अरब से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विकास, उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरणों को पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का उद्गार किया गया है कि सऊदी अरब से ये सारे सामान पूरे विश्व में पहुंचाए जाएंगे। अब ये क्या है? G20 क्या है? G20 20 देशों का समूह है। G20 20 देशों का वर्ष 2020 के लिए सऊदी अरब को अध्यक्ष चुना गया है। क्या है कि इसमें प्रतिवर्ष अपना अलग अलग अध्यक्ष चुना जाता है। इस साल जो G20 का मतलब 2020 के लिए जो G20 समूह का अध्यक्ष है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुलअजीज अल साउद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इसकी करेंसी सऊदी रियाल है। G20 समूह में कुल 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में खुद 27 जो है मेंबर हैं इसके, यानी 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन के और 19 मेंबर और G20 के। टोटल G20 में कुल 20 सदस्य हैं, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, यानी कि पूरा यूरोपियन यूनियन ही G20 का सदस्य है। और यूरोपियन यूनियन में खुद 27 देश हैं और 19 देश और बचे G20 के, तो टोटल 46 कंट्री जो है G20 के सदस्य हैं। तो इन 46 कंट्री के लिए सऊदी अरब जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य उपकरण, उत्पादन, आवश्यक विकास के लिए सामग्री, ये सब पहुंचाने का एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस साल का सऊदी अरब का जो अध्यक्ष है इस साल का जो G20 देशों के समूह का अध्यक्ष देश है वो सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के नक्शे के अनुसार अक्साई चीन चीन का एक क्षेत्र है। अक्साई चीन किस भारतीय यूनियन टेरिटरी या राज्य का हिस्सा है? अक्साई चीन लद्दाख का प्रेजेंट टाइम में भारतीय यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा है। आर्टिकल 370 और 35 से हटने से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, परंतु आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद लद्दाख खुद एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और लद्दाख के कुछ हिस्से पर चीन द्वारा 1962 में गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा अभी भी भारत के मैप में ही दर्शाया जाता है, जबकि यूनाइटेड नेशन इसे विवादित क्षेत्र मानकर इसे ... दर्शाता है। पहली बार WHO द्वारा अक्साई चीन को चाइना का पार्ट दर्शाया गया है। हालांकि WHO विश्व समुदाय में अपनी विश्वसनीयता को खोता जा रहा है। विश्व के कई देशों ने WHO के कोविड-19 केस में चाइना समर्थित कार्य करने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली अनुदान राशि पर भी रोक लगा दिया है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर टेड्रोस एडहेनॉम हैं। तो अक्साई चीन भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कितने ऋण के रूप में देने को मंजूरी मिली है? भारत को $1.5 बिलियन देने की मंजूरी मिली है एशियाई विकास बैंक द्वारा। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट मासत्सुगु अस्कावा हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसके प्रेसिडेंट मासत्सुगु अस्कावा हैं, जो कि जापान के सिविल सर्वेंट भी हैं। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2020 के लिए थीम पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण है। विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2020 का क्या थीम है? थीम है पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है, यानी कि अप्रैल माह का जो भी अंतिम शनिवार होगा, जिस भी डेट को वो शनिवार पड़ेगा, उस दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 25 अप्रैल को यह मनाया गया। यह दिवस पशु चिकित्सकों के महत्व को दर्शाता है। पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन जो है ये पेरिस फ्रांस में है। तो इस वर्ष का पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। पशु स्वास्थ्य के लिए जो विश्व संगठन है वो है पेरिस फ्रांस में है। पशु चिकित्सा दिवस हम पशु चिकित्सकों के महत्व को दर्शाने के लिए मनाते हैं। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 के लिए विषय क्या है? देखिए, 2020 के लिए इसका जो विषय है वो है कि महामारी को रोकें, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बचा सकते हैं। 28 अप्रैल को ये मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना और बीमारियों के रोकथाम को बढ़ावा देना है, कि मतलब जो लोग जिस स्थान पे कार्य करते हैं उस स्थान पे दुर्घटना ना हो। जैसे कोई ऊंचाई पे काम कर रहा है तो वो हेलमेट पहने। इन्हीं सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने के लिए, जैसे कि कोई ऊंचाई पे काम कर रहा है तो वो बेल्ट लगा के काम करे, अपने आप को बेल्ट लगा के कहीं पे फंसा के रखे कि वो गिर ना सके, सर पे हमेशा हेलमेट लगा के रखे। इन्हीं सब चीज़ों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी, ये थीम थी कि महामारी को रोकें, काम पर सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बचा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जॉन रॉबिन्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया,
एक फुटबॉलर थे, ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? ये आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करते थे। माइकल जॉन रॉबिन्सन आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करते थे। इनकी मृत्यु 61 वर्ष में हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ई ऐप कोविड फार्म जो बुखार सर्दी के लिए दवाइयाँ खरीदने वाले लोगों को ट्रेस करता है, किस राज्य का है? कोविड फार्म जो ई ऐप है ये आंध्र प्रदेश का है क्या कि लोग कोविड-19 बीमारी को गवर्नमेंट से छिपा रहे हैं, सरकार से छिपा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वारंटाइन किया जा रहा है और लोग खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी को अगर बुखार और फ्लू, सर्दी जुकाम ही इसके लक्षणों में से एक हैं, तो अगर कोई व्यक्ति चोरी से जाके इस दवा को खरीदता है तो ये संभव है कि उसे सर्दी बुखार ही हो, कोविड-19 ना हो। लेकिन कोई भी कोविड-19 का इन्फेक्टेड व्यक्ति इस दवा को खरीदे तो सरकार की नज़र उस व्यक्ति पर बनी रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति और भी कई सारे लोगों को कोविड-19 से इन्फेक्टेड कर सकते हैं जो खुद कोविड-19 के इन्फेक्शन के शिकार हैं। इसलिए सरकार उन्हें अलग रख के उनकी दवा करती है और वो ठीक होने के बाद अपने घरों पे जा सकते हैं। तो उसी सबसे बचाव के लिए कि कोई भी व्यक्ति चोरी से बुखार और सर्दी की दवा ना खरीद सके और सरकार को उनका पूरा डाटा रहे कि कौन सर्दी और बुखार की दवा खरीद रहा है, क्योंकि सर्दी और बुखार कोविड-19 इन्फेक्शन के लक्षणों में से एक लक्षण है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, कोविड फार्मा, जो ऐप बुखार और सर्दी के लिए जो लोग दवाइयाँ खरीदते हैं उनको ट्रेस करता है। इससे ये फ़ायदा है कि कोई भी कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन सरकार की नज़र से बच नहीं सकेगा। और आंध्र प्रदेश ने अभी अभी एक YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सरकार सीमेंट विक्रेताओं से सीमेंट खरीद के अपने अलग अलग विभागों को देगी, जिससे कि विकास का कार्य हो सकेगा। केंद्र सरकार की एक पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना भी है जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। तो कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश का ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस IIT का नाम बताइए जिसने वार्ड बॉट डिजाइन किया है जो कोविड-19 रोगियों को दवाइयाँ और भोजन दे सकेगा। वार्ड बॉट एक रोबोट है जिसे IIT रोपड़ ने बनाया है। इस रोबोट का क्या काम है? ये रोबोट कोविड-19 के पेशेंटों के वार्ड में दवाइयाँ और भोजन लेकर जा सकेगा बिना किसी हस्तक्षेप के। यानी कि कोविड-19 पेशेंट के वार्ड में ये रोबोट खुद अकेले चला जाएगा बिना किसी मानव के हेल्प के। इसे किसने बनाया? इसे बनाया है IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अभी देख रहे हैं हम कि बहुत सारे डॉक्टर भी कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करते करते खुद भी कोविड-19 के इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो इस रोबोट से ये मदद मिलेगी कि जब ये रोबोट लेके दवा और भोजन कोविड-19 के पेशेंट के पास जाएगा तो डॉक्टरों को और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान होगी और डॉक्टर उनके संपर्क में नहीं आएंगे और दूर से ही मॉनिटरिंग करके उन तक दवा और भोजन पहुंचाया जा सकता है। वार्ड बॉट नामक रोबोट को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। IIT रोपड़ पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के अगुवाई में और डिजाइन इनोवेशन सेंटर की सहायता से रुधार नाम से कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया गया है? देखिए, रुधार नामक जो वेंटिलेटर है इसे IIT बॉम्बे की अगुवाई में विकसित किया गया है, लेकिन IIT बॉम्बे के साथ जो इसके सहयोगी थे वो NIT श्रीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के शोधार्थी यानी शोध करने वाले छात्र और डिजाइन इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली की मदद से इसको विकसित किया गया है। तो रुधार नाम का जो कम लागत वाला वेंटिलेटर है इसे IIT बॉम्बे की तो अगुवाई में विकसित किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 3 और संस्थाएं काम की हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे को मदद की है, उनकी सहायता की है। वो तीनों संस्थाएं NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर है, इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर है, डिजाइन इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली। इन तीनों की मदद से IIT बॉम्बे ने रुधार नाम से कम लागत वाला वेंटिलेटर डेवलप किया है। तो इसका ऑप्शन
जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने रुधार नाम से कम लागत वाला वेंटिलेटर किया है, जबकि आईआईटी रोपड़ ने क्या किया है, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में था, वार्ड बॉट नाम से रोबोट डिजाइन किया है जो कि बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दवा और भोजन को कोविड-19 इन्फेक्टेड वार्ड में लेके पेशेंटों के लिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 1592 करोड़ में लगभग 29% हिस्सेदारी, मतलब अब उसकी हिस्सेदारी कुल 30% हो गई है, का अधिग्रहण किया है। 1592 करोड़ में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक ने। अभी इसके पहले इसकी हिस्सेदारी 1% थी, लेकिन इसने अपनी हिस्सेदारी को 29% बढ़ाते हुए कुल 30% अधिग्रहण कर लिया है। यानी कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कुल 30% हिस्सेदारी को अधिग्रहित कर लिया है। कुछ और भी शेयर देख लेते हैं। एचडीएफसी का 1% शेयर चाइना के सेंट्रल बैंक यानी कि पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने खरीदा। रिलायंस जियो के 9.9% शेयर को फेसबुक ने खरीदा है। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण थे शेयर जो और कंपनियों ने भारत में खरीदा है। ये तो खैर आपकी एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसने मैक्स लाइफ में शेयर खरीदा 29%, इसके पहले इसका 1% शेयर था, यानी कि अब कुल 30% शेयर मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक का हो गया है। एचडीएफसी का 1% शेयर चाइना के सेंट्रल बैंक ने यानी कि पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने खरीदा है, जबकि रिलायंस जियो का 9.9% शेयर फेसबुक द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेक्स रे पब्लिशिंग लिमिटेड के द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 लिस्ट 20, मतलब इसमें 20 लोगों की लिस्ट निकाली गई 2020 में, इसमें से कौन सा भारतीय उसमें आया है द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट में। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट में जो भारतीय आई हैं वो हैं किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन फार्मा की चेयरपर्सन है। बायोकॉन फार्मा बेंगलुरु की एक कंपनी है। किरण मजूमदार शाह द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर 2020 की भारतीय हैं जो इसमें अपना स्थान बना सकी हैं। यानी कि जो मेडिसिन मेकर पावर दवा बनाने की जो शक्ति है उसके लिए 20 मजबूत शक्तिशाली आदमियों की लिस्ट निकाली गई 2020 में टेक्स रे पब्लिशिंग लिमिटेड द्वारा, जिसमें किरण मजूमदार शाह को भी जगह मिली। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन फार्मा की चेयरपर्सन है। बायोकॉन फार्मा बेंगलुरु की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवदास मीणा को आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस भारतीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं? शिवदास मीणा शहरी आवास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, यानी कि ऑप्शन ए आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के ये अतिरिक्त सचिव हैं। शिवदास मीणा तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। हमारे शहरी आवास मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। यानी कि शिवदास मीणा का ये किस मंत्रालय, भारतीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं? ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव हैं, और इन्हें अभी हुडको का अध्यक्ष और एमडी भी नियुक्त किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसने रिचार्ज साथी के नाम से पेटीएम के साथ करार किया है। वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी के नाम से पेटीएम के साथ करार किया है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को अतिरिक्त आय देना है। मतलब कि ये करार वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ इसलिए किया है ताकि जो छोटे व्यवसायी हैं और जो व्यक्ति खुद अपना रिचार्ज करता है उसको कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सके। अभी कुछ दिन पहले ही वोडाफोन ने आइडिया का अधिग्रहण किया था, इसीलिए देखिए वोडाफोन आइडिया आप सेम लिखकर एक में लिख के इस क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन द्वारा जारी एपेक इन द एपी सेंटर ऑफ कोविड-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि में कितना संकुचन होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो एशिया
प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि में संकुचन होगा वो 2.7% का होगा। इस संकुचन का कारण जो भी ट्रिम हो रहे हैं, जो भी संकुचन हो रहा है, जो भी जीडीपी में कट किया जा रहा है, उस सब का कारण इस समय प्रेजेंट टाइम में कोरोना का प्रभाव है। कोरोना के प्रभाव के कारण पूरे एशिया की ग्रोथ 2.7% तक कम होने की उम्मीद इस रिपोर्ट में लगाई गई है कि 2.7% तक की कमी हो जाएगी एशिया पैसिफिक क्षेत्र के वृद्धि में। 2019 में कुल 3.6% की वृद्धि इस रिपोर्ट ने एशिया में बताई थी और उसी वृद्धि से तुलना करके ये अभी 2.7% का संकुचन, 2.7% का ट्रिम बता रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन द्वारा जारी एपेक इन द एपीसेंटर ऑफ कोविड-19, एपेक इन द एपीसेंटर ऑफ कोविड-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2.7% की संकुचन का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के तहत अनुमोदित राशि क्या थी? भारत सरकार ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपए रिलीज किया था, जिसमें से 7,774 करोड़ रुपए इमरजेंसी रिस्पांस के तहत जारी किया गया था और जो बची हुई राशि है यानी कि 15,000 करोड़ में से जो राशि बच गई यानी कि 7,774 करोड़ राशि तो तुरंत राज्यों और यूनियन टेरिटरियों को मिल गई केंद्र सरकार की ओर से, और जो बची हुई राशि है उसे आगे आने वाले 4 साल की अवधि तक यानी कि मार्च 2024 तक केंद्र एवं संघ राज्य की सरकारों को कई शिफ्ट में दिया जाएगा। तो टोटल पैकेज कितना किया गया था? 15,000 करोड़, जिसमें तुरंत जो जारी कर दी गई राशि वो थी 7,774 करोड़। जो बची हुई राशि है ये मार्च 2024 तक कई शिफ्ट में राज्यों और केंद्र के संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने यूनिसेफ और WHO के साथ मिलकर जनजातीय लोगों के फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अभियान चलाया। ये संगठन है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं ट्राइफेड का फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी। ट्राइफेड ने WHO और यूनिसेफ के साथ मिलकर जनजाति लोगों के फसलों को, जिसमें लघु वन उपज और नॉन टिम्बर वन यानी कि जिसमें लकड़ी नहीं होती है, उन उपज को शामिल किया और लॉकडाउन के दौरान इनको सुरक्षित तरीके से मार्केट ले जाने के लिए भी अभियान चलाया। जो ट्राइफेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। हमारे मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष शिवा कीर्ति सिंह का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। TDSAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? TDSAT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष अगले 3 महीने के लिए शिवा कीर्ति सिंह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के खिलाफ ऑपरेशन शील्ड का शुभारंभ किया। ऑपरेशन शील्ड का शुभारंभ करने वाला भारतीय यूनियन टेरिटरी यानी कि नई दिल्ली है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था, जिससे लॉकडाउन के दौरान जो भी क्षेत्र हैं, जो भी कंटोनमेंट क्षेत्र थे, वहाँ पे वस्तुओं की आपूर्ति, स्थानीय स्वच्छता, डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण और घरों को डिसइंफेक्टेंट करना शामिल था। यानी कि ऑपरेशन शील्ड में इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन शील्ड में इन्होंने जो कंटोनमेंट क्षेत्र थे जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा थे, वहाँ पे स्थानीय स्वच्छता
वस्तुओं की आपूर्ति घर पे ही पहुंचना कि कोई लोग घर के बाहर न निकलें लॉकडाउन में, इसलिए उन क्षेत्रों में ये कुल 21 जोन थे जो कि कंटोनमेंट क्षेत्र थे, 21 टोटल थे, जहां पे दिल्ली सरकार शुरुआत में काफ़ी हद तक घरों पे ही सारे सामान को पहुंचाई, सारी स्थानीय स्वच्छता का ध्यान रखी, डोर टू डोर उन क्षेत्रों में डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सभी के घरों को डिसइंफेक्टेंट करना भी शामिल था ऑपरेशन शील्ड में। तो ऑपरेशन शील्ड नई दिल्ली सरकार की योजना थी। संयुक्त राष्ट्र परिषद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बारे में चर्चा की। उस देश का नाम बताइए जिसके पास वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता डोमिनिकन गणराज्य के पास है। डोमिनिकन गणराज्य वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद पहली बार यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस से बात की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट हैं। जो परमानेंट 5 मेंबर हैं वो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन है। लेकिन जो 10 मेंबर हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है ये भी नॉन परमानेंट मेंबर ही आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड और गो डिजिटल बीमा कंपनियों के साथ करार किया है। आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड और गो डिजिटल बीमा कंपनियों के साथ करार करने वाली ई कॉमर्स कंपनी का नाम फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, विशेष रूप से कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और डिजिटल इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। और इन्हीं दोनों को लॉन्च करने के लिए उसने आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड और गो डिजिटल बीमा कंपनी के साथ करार किया है फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, के एमडी और सीईओ के रूप में संजय अग्रवाल को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। बैंक ने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में राज विकास वर्मा को नियुक्त किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है और आरबीआई ने ही इसके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान के डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए आरबीआई ने ट्विटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आरबीआई ने भुगतान के डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए एक ट्विटर अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का मुख्य चेहरा कौन होंगे? अमिताभ बच्चन जी होंगे। डिजिटल भुगतान जैसे नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारे भुगतान 24/7 उपलब्ध होते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये सारे अभियान उपलब्ध होते हैं। और डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए आरबीआई का ट्विटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। बिजली क्षेत्र में भारत के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट का क्या फुल फॉर्म है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भारत का बिजली के क्षेत्र में पहला जो है एक ट्रस्ट था। इनविट के इंडीग्रिड ने गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया है। यानी कि इंडीग्रिड ने गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया है। और इंडीग्रिड क्या है? इंडीग्रिड बिजली क्षेत्र में भारत के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक पार्ट है।
इसी इंडिग्रिड जो कि भारत के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पार्ट है, जो इंडिग्रिड, उसी ने गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया है। गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके एमडी प्रतीक अग्रवाल हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि इंडिग्रिड ने गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया है। इंडिग्रिड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी प्रतीक अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल फोन कंपनी का नाम बताइए जिसने डार्क स्काई नाम से मौसम ऐप का अधिग्रहण किया है। डार्क स्काई मौसम ऐप का अधिग्रहण करने वाली कंपनी एप्पल है। डार्क स्काई ऐप बारिश के समय और मौसम का फोरकास्ट करता है। तो एप्पल ने डार्क स्काई ऐप का अधिग्रहण कर लिया है। डार्क स्काई क्या करता है? ये बारिश का समय और मौसम का फोरकास्ट करने वाला ऐप है और इसी के अधिग्रहण को एप्पल ने किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास और किस भारतीय राज्य के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम नाम की पहल की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस सिस्टम रिस्पांस के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करने के बाद आरोग्य सेतु काफ़ी सक्सेस रहा और इससे गवर्नमेंट को काफ़ी मदद मिली। तो आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करने के बाद अब केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार और आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम यानी कि IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम के नाम से अपनी पूरक पहल की शुरुआत की है। ये क्या है? देखिए, आरोग्य सेतु जो ऐप था ये स्मार्टफोन के लिए था और आरोग्य सेतु IVRS ये क्या है? ये गैर स्मार्टफोन के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। यानी कि IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम आरोग्य सेतु का ही एक अपना डिवीजन है। यानी कि आरोग्य सेतु का ही एक अपना ये है। आरोग्य सेतु स्मार्टफोन के लिए था, आरोग्य सेतु IVRS गैर स्मार्टफोन के लिए है। आरोग्य सेतु IVRS का हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 9499912345। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आरोग्य सेतु का IVRS हेल्पलाइन नंबर है 9499912345। ये क्या है कि हम आरोग्य सेतु ऐप में अपने सारे चीज़ों की जानकारी खुद अपने एंड्रॉयड फ़ोन सेट से प्राप्त करते थे, अपने स्मार्टफोन सेट से प्राप्त करते थे। IVRS में क्या है कि इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो पूरे इंडिया में, अभी तो ये तमिलनाडु में काम कर रहा है लेकिन कुछ समय में ही ये पूरे इंडिया में काम करेगा और इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपने लक्षण को बताकर जो है अपनी बीमारी को जान सकता है या फिर कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी को कोई भी व्यक्ति IVRS हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके प्राप्त कर सकता है जो कि है 9499912345। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबन जो वैज्ञानिक वल्लभ भाई वासाराम भाई द्वारा विकसित किया गया है। मधुबन जो वैज्ञानिक वल्लभ भाई वासराम भाई द्वारा विकसित किया गया किस फल या सब्जी का बायोफोर्टिफाइड प्रकार है? देखिए, बायोफोर्टिफाइड किसे कहते हैं? बायोफोर्टिफाइड उसे कहते हैं कि उसमें उसके जीन, मतलब कि किसी भी फसल के जीन में परिवर्तन करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को इंजेक्ट कर दिया जाए जो कि हमेशा उसमें बने रहे। जैसे कि कोई फसल है और उसमें हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके जीन में जाके कोई परिवर्तन कर दें जिससे वो उसमें वो चीज़ भी आ जाए। जैसे विटामिन ए गाजर के लिए विटामिन, मधुबन पहले तो जान लीजिए, मधुबन ये गाजर की एक वैरायटी है, गाजर की एक फोर्टिफाइड वैरायटी है। इसमें विटामिन ए, हम सभी को पता है कि गाजर में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब क्या है कि गाजर में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ कोई और न्यूट्रिएंट भी उसमें इंजेक्ट कर दिया जाए उसके जीन लेवल पे चेंज करके। जैसे मधुबन में क्या किया गया है, विटामिन ए के साथ ही साथ उसमें आयरन को भी इंजेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि अब जो गाजर खाएगा वो विटामिन ए तो पाएगा ही पाएगा, साथ ही साथ उसमें आयरन पाएगा जो कि ब्लड
फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आयरन ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो विटामिन ए के साथ ही साथ उसमें आयरन की मात्रा को भी फोर्टिफाइड कर दिया गया। इसी तरीके से जैसे मिल्क में या सारी चीज़ें फोर्टिफाइड होती हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके से उसके न्यूट्रिएंट में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने को बायो फोर्टिफाइड कहते हैं। तो मधुबन किसकी वैरायटी है जो बायो फोर्टिफाइड है? ये गाजर की वैरायटी है। इसे किसके द्वारा फोर्टिफाइड किया गया है? इसे जो वैज्ञानिक हैं वल्लभ भाई वासराम भाई द्वारा फोर्टिफाइड किया गया है। मधुबन गाजर की एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बायोटेक कंपनी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वास्किंस मेडिसिन में फ्यूजन और वायरोलॉजिस्ट के साथ समझौता किया है, जिसका नाम कोरोफ्लू है। देखिए, ये कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक भारत की एक अग्रणी टीका और जैव चिकित्सा विज्ञान की कंपनी है। इसने क्या किया? इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वास्किंस मेडिसिन से वास्किन मेडिसिन जो है एक यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ वास्किंस मेडिसिन, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और इसमें 2 डिपार्टमेंट हैं इसके, फ्यूजन और वायरोलॉजिस्ट, जो कि कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। और उस वैक्सीन का क्या नाम है? इस वैक्सीन का नाम है कोरोफ्लू। तो भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसको मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारत बायोटेक जो कि भारत के हैदराबाद, तेलंगाना की एक बायोटेक की कंपनी है, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वास्किंस मेडिसिन में फ्यूजन और वायरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत ये लोग कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने पर काम करेंगे। जो वैक्सीन बनेगी उसका नाम होगा कोरोफ्लू। भारत बायोटेक इसका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एमएनसी कंपनी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 को संबंधित करने के लिए भारत में वाटसन असिस्टेंस फॉर सिटीजन लॉन्च किया है। भारत में वाटसन असिस्टेंस फॉर सिटीजन को लॉन्च किया है। आईवीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भारत में वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन को लॉन्च किया है, जो नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित सवालों के जवाब को तुरंत देगा। आईबीएम एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन में है, न्यूयॉर्क यूएस यूनाइटेड स्टेट में है। तो वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन कोविड-19 के संबंधित सवालों का तुरंत जवाब देगा। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको आईबीएम ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम फीफा में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? नवीनतम फीफा की जो रैंकिंग आई उसमें भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 108 है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फीफा क्या है? फीफा है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंट्रिनो हैं। और जो अभी फीफा की रैंकिंग आई उसमें इंडिया तो अपना 108 रैंक पे, पहली रैंक पे इसमें बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस और तीसरी रैंक पे ब्राज़ील है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में न्यूजीलैंड के जॉक एडवर्ड्स का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? जॉक एडवर्ड्स न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जॉक एडवर्ड्स क्रिकेट से संबंधित थे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 2020 के लिए थीम सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथिक के दायरे को बढ़ाना था। विश्व होम्योपैथिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्या है? इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि होम्योपैथिक प्रणाली के जो जनक हैं, होम्योपैथी एक जैसे कि आपका एलोपैथ है, आयुर्वेद है, उसी तरीके से होम्योपैथ भी एक है जो कि रोगों का इलाज करने का काम करता है। तो इसके जो जनक थे उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन।
10 अप्रैल को ही इनका बर्थडे होता है। ये एक जर्मन चिकित्सक थे, होम्योपैथी जर्मनी की चिकित्सा है। तो इन्हीं का बर्थडे जो होता है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के बर्थडे को ही जो है विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को ही होम्योपैथी के जो जनक थे क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका बर्थडे भी होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज ही हम लोगों ने कवर किया है 3 मई और 4 मई दोनों के क्वेश्चंस को, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।